नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स बूस्टर सीजन 2 सेशन 46 में। मैं हूं संदीप मानुधन। लेट्स हैव अनदर वंडरफुल राउंड ऑफ लर्निंग इन अवर सीजन 2 सेशन 46। आपको पुनः याद दिला दूं, हमारा सीजन 2 टोटल 60 सेशंस इसमें होंगे। हम पूरा 60 सेशन तक ले जाकर सीजन 2 को संपन्न कर देंगे, इसलिए अच्छे से पढ़िए। सीजन 1 में भी हमने 60 सेशंस किए थे, तो दिस हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी ऑफ लर्निंग एंड आई मस्ट थैंक यू फॉर द टेरिफिक सपोर्ट वी आर गेटिंग ऑन पीटी मेंबरशिप ऑन यूट्यूब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और मेंबरशिप लेते रहिए। दोस्तों, व्योमेश त्रिपाठी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। आपको सारे सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने लिखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद व्योमेश। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। यश नाहर ग्वालियर से जुड़े हैं। आप लॉ के स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत मजा आ रहा है हमारे साथ। ही इज गोइंग थ्रू ऑल द सेशंस एंड लर्निंग एंड एंजॉयिंग। सो गॉड ब्लेस यू यश, खूब पढ़िए एंड वी विश यू ऑल द ग्रेट थिंग्स अहेड इन लाइफ। आप सफल हों और खूब खुश रहें और नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देते चलें। तो प्यारे साथियों, आप भी यश और व्योमेश की तरह प्यारे प्यारे टेस्टिमोनियल लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाबा जी इज बैक। बाबा जी कहते हैं, द वर्ल्ड नाउ नीड्स मोर कोलैबोरेशन नॉट लेस, एज प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल नॉट लोकल। तो काफी गहरी बात बोल गए बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि विश्व की समस्याएं अब वैश्विक हैं, स्थानीय समस्याएं नहीं है। लेकिन विश्व के नेता और विश्व के देश ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो वो किसी स्थानीय समस्या से लड़ रहे हैं और सारे लोग लड़ उसी समस्या से रहे हैं। तो क्यों ना सब एक होकर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करें, तो शायद हम बेहतर लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बाबा जी ने सही कहा या बाबा जी ने गलत कहा? अगर आपको लगता है कि बाबा जी ने सही कहा तो कमेंट थ्रेड में जरूर बताइए, और इस स्टेटमेंट का आपका क्या इंटरप्रिटेशन है वो जरूर बताइएगा। देखिए, ये सब करने के पीछे एक थॉट है, एक प्रक्रिया है, सोच है। इंटरव्यूज में आपसे ऐसी बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। उसके अलावा बहुत सारी जगहों पर जब आप एसेज लिखते हैं तो उसमें इस तरह के बहुत सारे फिलोसॉफिकल बातों पर चर्चा होती है। इन एमबीए एंट्रेंस यू कैन हैव केस स्टडीज एंड जीडी टॉपिक्स लाइक दिस. In civil services, the GS paper 4 and the essay topics can be around it. CSAT में RC के पूरे पैसेजेस इस पे हो सकते हैं। तो आपकी थॉट प्रोसेस की लगातार टिलिंग करते रहने के लिए, लगातार आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए हम ये सब करते हैं। आई होप इट रियली रियली हेल्प्स यू। और आज का ये आप कमेंट थ्रेड में लिख दीजिए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। IAS एकेडमी से जुड़िए। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस अवेलेबल हैं 360 डिग्री सपोर्ट के विद बेनिफिट ऑफर्स। आगे बढ़िए, टीम से बात कीजिए, आज के आज एनरोल कीजिए। सो वेयर डज इंडिया स्टैंड टुडे? कोविड का पैन वर्ल्ड सर्वे जो है वो कहता है पिछले 7 दिनों में भारत में 4077 केसेस ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड हुए, नए केसेस। समझ में आया आपको? 4th हाईएस्ट था सभी कंट्रीज में। आई होप ये बात समझ में आई आपको। पहली 3 इन टर्म्स ऑफ न्यू इन्फेक्शंस रिकॉर्डेड, यूएस, ब्राजील, रशिया। तो अमेरिका का तो रिकॉर्ड तोड़ अलग ही मामला चल रहा, 22,000 से ज्यादा। ब्राजील हालात बहुत बिगड़ गए हैं क्योंकि राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की जो अप्रोच रही है बड़ी ही घातक अप्रोच रही है। और वो तो सड़कों पे निकले, लोगों को बोल रहे हैं आओ आओ सड़कों पर आओ, क्योंकि क्या है, ये तो सामान्य ठंड की तो बीमारी है, सामान्य सर्दी खांसी जुकाम है, और क्या है। इफ द प्रेसिडेंट टॉक्स लाइक दिस, यू कैन इमेजिन देश का क्या होगा। घबराए हुए ब्राजीलियन। और वो तो ब्राजील में जब अमेजोनिया में आग लगी थी तो बोल्सोनारो का एटीट्यूड उस वक्त क्या था वो सारी दुनिया ने देखा। ग्रेटा थुनबर्ग तो भैया आग बबूला हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो जाए गई बिटिया को। रूस इनिशियली काफी दम भर रहा था, लेकिन पुतिन साहब को बहुत जल्दी समझ में आया कि थोड़ा सा ऑफटेक में देरी जरूर हुई, लेकिन उसके बाद वायरस ने जो सरपट दौड़ लगाई है रूस में, अरे बाप रे बाप। इसके सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं दोस्तों। इफ रशिया फेसेस दिस कोविड आउटब्रेक, जो कि रशिया इज फेसिंग नाउ, टॉप 3 में है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इन्फेक्शन, और उसकी इकोनॉमी वैसी बहुत कमजोर पहले ही थी जनवरी के पहले, इसके बाद तो वो कोलैप्स ही हो जाएगी टेम्पररी शॉर्ट टर्म में। सो रशिया इज लाइकली टू शिफ्ट टू द ट्रेजेक्टरी ऑफ चाइना, एंड चाइना एंड रशिया टुगेदर विल लिटरली कम टू द डोर स्टेप्स ऑफ यूरोप। मतलब चीन का पूरा इन्फ्लुएंस यूरोप के दरवाजे पे आ जाएगा, और ये बहुत घातक हो सकता है वेस्ट के लिए। तो ये चिंताएं, सेकेंड ऑर्डर पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ वायरस अब लोगों को खाए जा रही हैं। बात समझ में आई आपको?
आज हमारा नॉलेज सीरीज का भी एक बहुत शानदार वीडियो हम अपलोड करेंगे, कोल्ड वॉर 2.0। जरूर जरूर देखिएगा, मैं आज ही लेट इवनिंग में अपलोड करूंगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और उसको लाइक शेयर और स्प्रेड जरूर कीजिएगा। भारत चौथे नंबर पर है, फिर है पेरू, यूके, सऊदी अरेबिया, चिली, मेक्सिको, ईरान, टर्की, कतर, पाकिस्तान, कनाडा, बांग्लादेश। तो केस डबलिंग टाइम भारत में 13.5 दिन हुआ है। कहते हैं कि ये पहले से फैला है, यानी कि एक्सटेंड हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब केस डबलिंग हमारे यहाँ कम हुई है, लेकिन टेस्ट पर पॉजिटिव केस 23 हो गया है, पहले ये 25 था। तो मेरा पहला सवाल नोट करें, इफ इन अमेरिका द टेस्ट डन पर पॉजिटिव केस इज 8 एंड इन इंडिया इट इज 23, हु इज डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन? बहुत अच्छा सवाल है, सोच के जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो भारत में मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी पहली, अब लॉकडाउन खत्म होने आ रहे हैं धीरे धीरे, लॉकडाउन 4.0 में सब राज्यों पे छोड़ दिया और 1 जून को प्रैक्टिकली लॉकडाउन अब हटाने ही पड़ेंगे, एक्सेप्ट फॉर सम वेरी, क्योंकि इकोनॉमी का पूरा ही कोलैप्स हो जाएगा नहीं तो। लॉकडाउन 1.0 के समय हमें ये बहुत पक्का विश्वास पूरे देश को था, स्वयं प्रधानमंत्री को था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन का, हम 21 दिन में कोविड पर विजय पा ही लेंगे। उल्टा हो गया, वो तो और फैल गया। फिर नीति आयोग ने अपना मॉडल दिया कि 16 मई को सब कुछ जीरो हो जाएगा, नए केसेस ही नहीं होंगे। उल्टा हो गया, केसेस और तेज हो गए। तो इसका बिल्कुल स्पष्ट और सीधा मतलब है, हम वायरस को कंटेन नहीं कर पाए हैं। कुछ कुछ पॉकेट्स में कंटेन हमने कर लिया है, अदरवाइज पैन इंडिया अभी ये फैलता रहेगा। और इसके लिए आप और हम सुरक्षित रहें, सावधान रहें, इसके सिवा अभी कोई दवाई नहीं है। कड़वे बोल है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, नंबर से तो दिख ही रहा है ना, इसमें उसकी बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप प्लीज सावधान रहिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है। तो मैंने एक सवाल यहां आपको दिया है, मेरा दूसरा सवाल भी नोट करें। What has India achieved overall from all the pandemic lockdowns till date? 4 पैंडेमिक लॉकडाउन हमने कर लिए, हमने नेट क्या अचीव किया, हमें जरूर बताएं। देखिए, वो एक सोच जो कुछ देशों में रही कि पैंडेमिक लॉकडाउन इज द सॉल्यूशन टू दिस वायरस, वो सोच तो फंडामेंटली गलत ही है ना। इट इज ओनली अ सॉल्यूशन टू स्लोइंग डाउन द स्प्रेड ऑफ द वायरस टेम्पररीली। इट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू दिस वायरस एट ऑल। दोस्तों, मनरेगा की कहानी फिर से सामने आ रही है और यह अच्छी बात है, क्योंकि सरकार ने बहुत पॉजिटिव कदम लेते हुए मनरेगा को एक्सपैंड कर दिया है। इसका मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट है, हमने पिछले सेशन में भी बात की थी। सरकार ये जानती है कि करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स का गांव वापस जाना, छोटे छोटे शहरों में, गांवों से जहां जहां से लोग निकल कर आए थे, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, यूपी के, झारखंड के, ओडिशा के, बंगाल के, जहां के भी, वो अब जब वापस जाएंगे तो खाएंगे क्या? उनके लिए लोकल वर्क तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। और लोकल वर्क क्रिएशन होगा कैसे? अनलेस द गवर्नमेंट फंड्स मनरेगा हेविली। बाकी तो वो डीबीटी और आधार पेमेंट ब्रिज और वो सब कनेक्शन उन्होंने पहले किया है, जिसमें भी बहुत सारी गड़बड़े हैं, बट एटलीस्ट वो किया है। कहते हैं कि उससे लीकेज कम हुआ है। अब सरकार 1 लाख करोड़ इस साल देने वाली है। ये बहुत पहले से मांग की जा रही थी। पैंडेमिक आया उसके पहले जनवरी 2020 में ये मांग सरकार से कर दी गई थी कि आपने पिछले साल 60,000 करोड़ दिया, फिर लास्ट मोमेंट पे 10-15 हजार करोड़ आपने उसमें बढ़ाए। इस बार पहले ही दिन से आप क्यों नहीं 1.25 लाख करोड़ देते? क्योंकि उतना आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी में ही, पैंडेमिक के पहले, इकोनॉमिक स्लोडाउन बहुत भयंकर हो चुका था भारत में। तब सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि पीएम किसान ने 75,000 करोड़ डाले थे। अब सरकार पूरी तरह से मनरेगा पर फोकस है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। देखिए, किस पार्टी ने ये शुरू किया, किस पार्टी ने पहले इसका उपहास बनाया, किसने, उससे फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी अगर मर रहा है तो जो चीज इस वक्त काम दे सकती, भैया उसका काम लो। आपको बात समझ में आया? तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये 0.4% हो जाएगा, 0.45%। और जब से ये शुरू हुआ है तब से अभी तक का एक चार्ट आपके सामने है। समझ में आया दोस्तों आपको? तो ये एक पिछले 7 सालों का, मतलब एनडीए 2 की सरकार के समय से ये पूरी कहानी आपके सामने है। द गवर्नमेंट इनिशियली वाज एक्सट्रीमली रिलक्टेंट, Modi 1, but in Modi 2 now slowly they have realized that it is not a bad idea to support it. हमारा अगला सवाल नोट करें, how good or bad is the मनरेगा scheme fundamentally in alleviating rural poverty? तो ये चार्ट जो है ना बेटा, ये एग्जाम के लिए बड़ा यूजफुल है यार, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना, बना लेना, समझ लेना। अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध चलता चला आ रहा है 3 सालों से, I'm not going to allow China to fool us anymore, sir. No, sir. We're going to vanish like a miracle.
वो वाले भैया ने, उन्होंने इतना दबाव चीन पर डाला कि चीन अंततः किस चीज के लिए तैयार हुआ कि ठीक है ट्रम्प दादा, हम आपके साथ यूएस चाइना ट्रेड डील 1.0 करने को तैयार हैं। नहीं हुआ वो, नहीं हुआ वो, नहीं हुआ, मतलब हम आपके साथ ट्रेड डील 1.0 करने को तैयार हैं। अब पैंडेमिक आ गया। ट्रेड वॉर ने जो अमेरिका चीन व्यापार पर उल्टा असर डाला था, पैंडेमिक ने तो कमर ही तोड़ दी एक तरह से, और चाइना के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पर 3 महीने तक असर आया। अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर ही लेना बेटा, सब कुछ आप ही के लिए है, अच्छे से डाउनलोड करें, पढ़ें। उसके अलावा आप साइट पर जाते हैं तो वहां आपको ऑनलाइन क्विज भी मिलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में, उसको पूरा सॉल्व करें, सबमिट करें, अपना स्कोर देखें, ये सारा सपोर्ट आपके लिए बराबर बना हुआ है। So if you look at quarter by quarter or month by month, share of China in America's merchandise trade has been reducing month on month. और अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस है वो धीरे धीरे कम नेगेटिव होता जा रहा है। चाइना के साथ अमेरिका लगातार बहुत व्यापक नेगेटिव ट्रेड बैलेंस लेके चल रहा था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नाउ दैट नेगेटिविटी इज रिड्यूसिंग, मतलब दैट नेगेटिव बैलेंस इज रिड्यूसिंग, क्योंकि चीन का एक्सपोर्ट कम हो गया है। ऐसे में अमेरिका बोल रहा है हमारे साथ ट्रेड डील 1.0 करो। यह बात जैन में हो गई थी, फिर आ गया पैंडेमिक। अब चाइना डेफिनेटली इस ट्रेड डील को रीनेगोशिएट करने पर जोर देगा। अगर वैसा होता है और अगर अमेरिका अपनी अड़ीबाजी पर आता है, क्योंकि ट्रंप को तो चुनाव लड़ना है, तो वो वीक दिख ही नहीं सकता है। उसकी पूरी इमेज है मैं स्ट्रांग मैन हूं, सारी दुनिया मेरे आगे झुकती है, तो वो अपनी इमेज को बदल नहीं सकता है। नाउ दैट विल मीन ग्लोबल रिकवरी विल फर्दर स्लो डाउन, क्योंकि इनके बीच का झगड़ा दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अरे टॉप 2 इकोनॉमीज हैं, तो इनके साथ 100 लोग जुड़े हुए हैं, आपको बात समझ में आ रही है, इंक्लूडिंग इंडिया। नुकसान सभी का होगा इसमें, तो ये दुनिया के हित में है कि इनकी डील जल्दी हो जाए। भारत का ट्रेड बैलेंस कैसा चल रहा है, एक जबरदस्त खबर आपको दूंगा। 2004-5 में जब तेल अचानक से सस्ता हुआ था, उस वक्त भारत का ट्रेड बैलेंस सरप्लस में आ गया था। उसके बाद हम लगातार माइनस में रहे, बिकॉज वी आर अ ग्रेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल एंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर इक्विपमेंट फ्रॉम अदर्स। तो हम कभी भी सरप्लस में रहते नहीं, हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। इस साल हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में जा सकता है, जो कि अच्छी खबर इसलिए नहीं होगी कि वो सरप्लस इसलिए होगा क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स कोलैप्स हो गए, इसलिए नहीं कि एक्सपोर्ट्स जंप कर गए। और इंपोर्ट्स कोलैप्स हुए क्योंकि डोमेस्टिक एक्टिविटी कोलैप्स हो चुकी। तो भारत इस साल ट्रेड अकाउंट में सरप्लस में जाएगा क्योंकि इंपोर्ट्स हैव कोलैप्स शार्पली एंड ड्रामेटिकली। आपको सारे रिलेशन समझ में आ रहे हैं ना? तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज लाइकली टू हैपन विथ अमेरिका चाइना ट्रेड डील 1.0? ये सब उभरती हुई चीजें हैं, सभी परीक्षाओं में, इंटरव्यूज में, वाइवा में आपसे पूछा जाएगा, तो तैयारी रखिएगा। आरोग्य सेतु की बात की जाए, बहुत ही गजब का एनालिसिस है, दुनिया भर के आरोग्य सेतुओं का कंपैरिजन है भैया। हाँ, हर जगह उसका नाम अलग अलग है नेचुरली। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन बाय MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू। दुनिया भर की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स का 5 पैरामीटर्स पर 19 देशों का कंपैरिजन। कौन से 5 पैरामीटर हैं? ऐप वॉलंटरी है क्या? ऐप लिमिटेड डेटा लेता है क्या? ऐप में डेटा डिस्ट्रक्शन की फैसिलिटी है क्या? ऐप मिनिमाइज्ड है क्या? आपको बात समझ में आई कि नहीं? वॉलंटरी का मतलब है मैं चाहूं तो लूं और चाहूं तो ना लूं, एज अ यूजर, एज अ सिटीजन। लिमिटेड का मतलब है आर देयर लिमिटेशंस ऑन हाउ द डेटा गेट यूज, या जो मन में आए कर लो उस डेटा का। कमर्शियल मिसयूज भी हो सकता है, फिर तो होगा ही। फिर तो डेटा डिस्ट्रक्शन मतलब एक तय समय के बाद डेटा पूरा खट 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 जला के राख कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ कोर्स। मिनिमाइज का मतलब है कि सिर्फ कम से कम डेटा लिया जाता है। और ट्रांसपेरेंट यानी कि क्या इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या सब कुछ चोरी छिपे हुआ है, यानी जनता नहीं देख सकती, तो उससे डे जीरो वल्नरेबिलिटीज पता नहीं चलती हैं। समझ में आया? यही तो आरोग्य सेतु के खिलाफ जो आरोप है वही यही है। इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में भी आरोग्य सेतु को कंपलसरी नहीं किया, अगर आपने बारीकी से पढ़ा है तो। बिकॉज ये मामला कोर्ट में जाना ही जाना है, और सुप्रीम कोर्ट में गया तो 9-0 वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की बेंच का था, जस्टिस JS खेर का, राइट टू प्रिवेसी, उसमें उड़ा दिया जाएगा 1 सेकंड में। मतलब उड़ा दिया जाना चाहिए अगर स्टेरी डिसाइसिस फॉलो करते हैं तो स्टेरी डिसाइसिस क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। तो भारत के केस में वॉलंटरी नहीं, लिमिटेड नहीं, डेटा डिस्ट्रक्शन यस, मिनिमाइज यस, ट्रांसपेरेंट नहीं। लेकिन चाइना की हालत सबसे खराब और टर्की की हालत सबसे खराब।
तो ये एक क्रॉस कंट्री कंपैरिजन है। आपको बात समझ में आई? सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चार्ट्स यू विल सी ऑन द इश्यू ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। समझ में आ गया? हमारा अगला सवाल, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन ऑफ द वेरियस आरोग्य सेतुज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सबके नाम नेचुरली अलग अलग ही होंगे, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों, आपको बहुत फायदा होगा। द रिलेंटलेस मार्च ऑफ कोविड-19 ग्लोबली कैरीज ऑन। किसने सोचा था जनवरी में कि एक दिन ऐसा आएगा मई में जब हम 5 मिलियन लोगों को इन्फेक्टेड पाएंगे और 3.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी होगी, 90,000 की अमेरिका में अकेले। लेकिन हो चुका है, भारत का आंकड़ा 1 लाख क्रॉस कर चुका है। और हम ये जानते हैं कि भारत में अभी थोड़ी लंबी लड़ाई है और हमें अभी कंटिन्यूअसली वॉचफुल रहना है। दोस्तों, मेरा आप सभी से सादर निवेदन है, आप खुद का और अपने परिवार का दिसंबर 2021 तक बहुत 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 ध्यान रखना। मेरी बात कागज पे लिख के रख लो बेटा, नजर हटी दुर्घटना घटी। ध्यान रखना है, जितने फिगर्स आ रहे हैं अक्रॉस इंडिया से, उससे सिर्फ यही एक इंप्लीकेशन ड्रॉ किया जा सकता है। तो गोल्डमैन सैश अल्टीमेटली वही कहने लगा कि भैया जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन भारत का होगा। अब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी डरने की जरूरत है। ये बात हमने 2 महीने पहले भी कह दी थी। देखिए, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वी न्यू इट। व्हाई? आप 50 दिन का लॉकडाउन करेंगे तो 203 लाख करोड़ में से आपने एक सब्सटैंशियल अमाउंट 20-30 लाख करोड़ का तो यू हैव ऑलरेडी गिवन अप, गया उतना। तो जीडीपी तो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा ना, बढ़ तो सकता नहीं है। क्या ये रोने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज लॉकडाउन तो असेंशियल थे ही। अरे भाई, लॉकडाउन से कौन इंकार कर रहा है? अगर आप पहला लॉकडाउन नहीं करते तो समस्या यह हो जाती कि वायरस इतना तेजी से फैलता कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कोप अप करने का मौका नहीं मिलता। तो नोबडी इज अगेंस्ट द लॉकडाउन। ओनली थिंग वी आर सेइंग इज कि लॉकडाउन का इस्तेमाल हमने किस चीज के लिए किया? केवल लोगों को बंद करके एक लॉ एंड ऑर्डर बनाने में या एक्चुअल पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट में? अगर हमने उसको प्योरली एज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखा है या प्राइमरीली एज अ लॉ एंड ऑर्डर देखा है, नॉट एज अ प्राइमरी पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट सिचुएशन, तो फिर ये कंटेन होने से रहा। लेकिन सरकार ने बहुत कोशिश की है, टेस्टिंग किट्स भी बढ़ी हैं, सरकारी अस्पताल में स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं। हालांकि यार, कोरोना वॉरियर्स यानी कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, बहुत थक चुके हैं। लोगों की ड्यूटीज लंबी लंबी लगी है, 8-8 घंटे पीपी पहनने में दम निकल जाता है, क्योंकि अब पानी नहीं पी सकते, उसके बाद सो मेनी थिंग्स, सो ऑल दिस, बाथरूम नहीं जा सकते, सो मेनी थिंग्स। सो दिस बेसिकली मीन्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दैट कॉन्ट्रैक्शन तो जीडीपी का होना ही था, क्योंकि लॉकडाउन होना ही था। अब सवाल यह है कि जैसे ही यह हटता है लॉकडाउन और इकोनॉमी धीरे धीरे 30, 40, 50, 60, 70% की कैपेबिलिटी पर आती है, उसमें हम कितना निकाल पाते हैं जीडीपी? अब बात समझ रहे हैं? इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का स्टिमुलस इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण था कि उसमें अगर डिमांड को आपने इंसेंटिवाइज कर दिया, डिमांड को पुश दे दिया, तो बचे हुए समय में जीडीपी की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो अब अगर गोल्डमैन सैश 5% बोल रहा है, तो आप 10 से 15% तो मान के चलो। खतरा ये नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है, होने दो कॉन्ट्रैक्शन। भूल जाओ रेटिंग एजेंसीज को, भूल जाओ एफआरबीएम को, भूल जाओ फाइनेंस कमीशन को, भूल जाओ इनके सिंह साहब को। अरे अभी इकोनॉमी नहीं बचेगी तो इन सब लोगों का क्या करोगे? मैं पहले से बोल रहा हूं कि फिस्कल डेफिसिट को भूल जाओ, आप तो पंप करो पैसा। अभी अनफॉर्चुनेटली 20 लाख करोड़ में भी वो पंपिंग उस ढंग से हुई नहीं। समस्या ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन है, समस्या ये है कि ये कहीं 2-3 साल खिंच ना जाए। रिसेशन तो आ ही चुका है, वो तो हमको क्लियर है, दुनिया भर में आ गया ना, भारत की क्या बात है। और दूसरी जगह तो और भयंकर आया, चीन जैसी जगहों पर कितना स्ट्रगल है, वुहान में उसका रीसर्फेस हुआ है। खतरा यह है कि अगले 2 से 3 साल अगर ये रिसेशन खिंच गया तो उसका हमारे जॉबलेसनेस की स्थिति पर असर अच्छा नहीं होगा। हमारा अगला सवाल, व्हाट आर द वेरियस एस्टिमेट्स फॉर द जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इन इंडिया? भारतीय फर्मों का कहना है कि हम इस स्टिमुलस पैकेज से खुश नहीं हैं, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ फर्म्स विथ वीक बैलेंस शीट्स इज एट रिस्क एज गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैज ओवरलुक्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड्स फॉर अ रेस्क्यू पैकेज। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज, जैसे कि एयरलाइन हो गई, जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गई, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी एंड होटल्स हो गए, सब रो रहे हैं कि साहब हम तो 2 महीने में डूब जाएंगे।
मैंने एक खबर पढ़ी कि हिमाचल प्रदेश के जितने रिसोर्ट्स हैं, जितने होटल्स हैं, सबने एक दरख्वास्त दे दी है हिमाचल सरकार को, हमारा बिजली का कनेक्शन काट दीजिए, क्योंकि एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है और इतने भारी बिजली के बिल। ये सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज गिवन अप नाउ कि हमारे लिए कुछ है ही नहीं, आप बिजली के बिल तो माफ कर दो, क्योंकि हम तो भर ही नहीं सकते, काट दीजिए बिजली। बिजली काट दीजिए का मतलब है हम होटल बंद करके जा रहे हैं। ये एक बार अगर हुआ, उसको रीस्टार्ट करने में सालों लग जाएंगे, इसलिए सरकार को कुछ भी करके वो होने से रोकना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सरकार चाहे तो इसको रोक भी सकती है। हमारा अगला सवाल नोट करें, वाई इज कॉर्पोरेट इंडिया अनहैप्पी विद द स्टिमुलस? अब तो खुल के बोल ही रहे हैं ना कॉर्पोरेट्स। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो मिशन पीटी को आप इस लिंक पे जाके जरूर कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच। प्यारे साथियों, कल हमारा तपस्या का जो 46 डे होगा, उसमें हम स्टिमुलस पैकेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1.5 घंटे में पूरा एनालिसिस देंगे। अभी जो तब का सेशन हुआ था उसमें हमने लेबर लॉस पर पूरा एनालिसिस दिया है, श्रम कानून रिफॉर्म सुधार। मिस मत कीजिए, वो सेशन देख लीजिए। एग्जाम के लिए रुपए में 100 पैसे का सेशन है, बहुत बारीकी से पढ़ाया है, देखिएगा। तो भैया, अम्पन यानी कि आकाश, इसका नाम है अम्पन। थाईलैंड ने 2004 में यह नाम दिया था एज अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, जिन्होंने 64 नाम फाइनल किए थे और उन नामों की सूची में अम्पन आखिरी नाम था। तो यह सुपर साइक्लोन के रूप में तब्दील हो गया, समुद्र पर इतने लंबे समय से घूम रहा है कि खूब पानी उठाता जा रहा है। बे ऑफ बंगाल में यह सुपर साइक्लोन अभी तक का तीसरा रहा है। इससे पहले 1990 में आंध्र प्रदेश और 91 में बांग्लादेश में गोरकी आया था। तो ये तीसरा है और ये काफी विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। भगवान से प्रार्थना है कि ये नहीं हो विनाशकारी, लेकिन लैंडफॉल के साथ ही हमारे ईस्टर्न कोस्ट के राज्यों के लिए काफी तकलीफ का सबब बन सकता है। आप देखेंगे यहां कैटेगराइजेशन जो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया है वो ये है कि सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म 221 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की सस्टेन्ड विंड वाला होता है, और ये अम्पन जो है ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। बात समझ में आए? तो ये हाईएस्ट स्टेटस होता है, सबसे खतरनाक। उसके नीचे फिर एक्सट्रीमली सीवियर, वेरी सीवियर, सीवियर, साइक्लोनिक स्टॉर्म, डीप डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है। तो ये तो सबसे ऊपर आ गया है। ये नाम थाईलैंड ने 2004 में लिया था। नाम करने का प्रोटोकॉल WMO यूनाइटेड नेशन एस्केप ने इन देशों से लिया था। 64 नाम दिए थे, ये आखिरी नाम था। अब नई सूची लागू होगी और आखिरी नाम बांग्लादेश का फनी था जो कि स्नेक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए अलग से बता दिया। और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे वीक होकर निकल जाए। अदरवाइज अलॉन्ग विद पैंडेमिक, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ डैमेज बिकॉज ऑफ अम्पन, तो वो स्टेट्स के लिए रिकवरी करना उतना ही दिक्कत का काम हो सकता है। हमारा अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन द नेमिंग प्रोटोकॉल फॉर द साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन। प्यारे दोस्तों, बहुत खतरनाक खबर महाराष्ट्र से आ रही है। यह महाराष्ट्र स्पेसिफिक खबर है जो दरअसल पूरे भारत के किसानों पर देर सवेर लागू होगी ही होगी। खबर यह है कि महाराष्ट्र में APMC जो लंबे समय तक बंद रही, किसानों की फसलों के खरीदार ही नहीं होने से फसलें सड़ गई, फेंक देनी पड़ी और पैसा ही खत्म हो गया। तो अब किसानों को वही करना पड़ रहा है जो सरकार नहीं चाहती है कि वो करें। प्राइवेट साहूकारों के पास 30, 40, 50% इंटरेस्ट रेट पर पैसा उठाने के लिए मजबूर, जिसके बाद फिर फांसी का फंदा इनकी नियति बनती है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक खबर है। तो फार्मर्स आर नाउ टर्निंग टू इलीगल मनी लेंडर्स फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस, क्योंकि घर चलाने के भी पैसे नहीं बचे। तो ये अलग अलग राज्यों की स्थिति है और शायद सरकार ये समझती है, इसीलिए मनरेगा में 40,000 करोड़ का आवंटन बढ़ाया गया है। हमारे किसानों के लिए वी कैन ओनली फील वेरी सॉरी एट दिस स्टेज, क्योंकि एक और हम देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर और फूड ग्रेन में प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो रहे 300 मिलियन मेट्रिक टन। दूसरी ओर जमीनी स्तर पर APMC सिस्टम बंद होने से माल ही नहीं बिक पा रहा है। और जैसे मौसम्बी के किसानों की बात हुई थी, मौसम्बी की फसल काट के रखी, खरीदने वाला ही नहीं है, सारी फेंक दी। अब वो किसान बेचारा करेगा क्या? सो दीज आर वेरी सीरियस सोशल इश्यूज विथ वेरी डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। हालांकि सरकार ने 3 स्ट्रक्चरल अभी रिफॉर्म्स किए हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रिफॉर्म किया है और उसके अलावा APMCs की जमींदारी को खत्म किया है, इत्यादि इत्यादि। वो सब हम कल के स्टिमुलस में कवर करेंगे हमारे लेक्चर में तपस्या के। हमारा अगला सवाल नोट करें, वाई आर फार्मर्स इन महाराष्ट्र नाउ फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम मनी लेंडर्स?
मनी लेंडर्स में भी लीगल इलीगल दो होते हैं, ठीक है, हम इलीगल वालों की बात कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड, जो कागज पे कुछ नहीं होता, वो तो पैसा देता और उसके बाद उसके हाथ में लाठी होती है और वो ब्याज इतना वसूल करता है कि आप ब्याज के साथ मूल तो कभी चुकाने की स्थिति में आते ही नहीं हो। शी जिनपिंग बहुत भयानक रूप से अब दबाव में आ गए हैं। अमेरिका दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर दबाव डालता चला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वो पूरा का पूरा ये बताए कि वुहान से ये शुरू कैसे हुआ और इंडिपेंडेंट उसका पूरा एनालिसिस करने दे, इन्वेस्टिगेशन करने दे। लेकिन शी जिनपिंग बार बार ये कह रहे हैं दैट हमारे यहां अगर कोई भी वैक्सीन डेवलप होती है तो हम उसको ग्लोबल पब्लिक गुड के रूप में फ्री में उपलब्ध करवाएंगे और हमने हमारा रिस्पॉन्स ओपन दिया है। वो अलग बात है, हमने हमारे ही डॉक्टरों को अरेस्ट कर लिया, हमने हमारे ही वर्कर्स को कूट दिया, हमने उनको एंटी नेशनल बोल दिया, उनमें से कई मर गए, हमने नवंबर दिसंबर जनवरी में झूठ बोला, लेकिन देखो हमने जो किया ठीक किया, ये हुआ तो ये हुआ ना हुआ, मतलब ज्यादा करोगे तो सर फोड़ देंगे। बेसिकली यही एटीट्यूड है ना, बिटवीन द लाइंस तो यही बोल रहे हैं। तो टोटलिटेरियन और स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिक्स कितनी घातक हो सकती है ये चीन के उदाहरण से साफ हो जाना चाहिए। और अमेरिका बहुत भयानक परेशान है क्योंकि 15 लाख लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और 90,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी हालत में समझ में तो ये आ चुका है कि अब हमारा राष्ट्रपति बनना फिर से मुश्किल है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा घातक खुलासा किया कि मैं तो एससीक्यू खा रहा हूं, मतलब वो तो मान के चल रहे हैं कि एससीक्यू सही दवा है कोविड की। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाई हैज चाइना नाउ कम अंडर रिन्यूड प्रेशर ऑन दी कोविड फ्रंट। काफी इंटरेस्टिंग खबर है हमारे एयर चीफ मार्शल की, आर के भदौरिया। उनसे काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन जब इंडियन एक्सप्रेस ने किया, काफी सारी बातें पता चली। एक चीज तो ये कि डिफेंस बजट फॉर आर्मी दिस ईयर में गो डाउन बाय अप टू 20%। दिस इज व्हेन चाइना इज बोल्स्टरिंग इट्स आर्म्ड फोर्सेस रैपिडली। भारत का डिफेंस बजट गिरने वाला है 20% से इस साल। ये अक्रॉस होगा, अगर होगा तो आर्मी नेवी एयरफोर्स में। प्यारे साथियों, बजट में वैसे ही इनके लिए आवंटन प्रैक्टिकली इन्फ्लेशन टर्म्स में तो पिछले साल से कम हो गया था और उसके ऊपर 1/5 की कटौती आने वाली है। आप इस पे से समझ लो कि भारत सरकार का रेवेन्यू प्रोजेक्शन का हाल क्या है और उसका मतलब भारत की इकोनॉमी का हाल क्या है। सारे डॉट्स कनेक्ट करके जोड़ के आप देख लीजिए। सिमिलर कट इज पॉसिबल फॉर इंडियन एयरफोर्स। हमारे एयर चीफ मार्शल साहब का कहना है मेक इन इंडिया पर बल रहेगा। तेजस एलसीए की एग्रेसिव परचेज हम कर रहे हैं, वो हम करते जाएंगे। रफाल डिलीवरी थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन रशिया से आने वाला ट्रायम्फ एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाता है, S-400 ट्रायम्फ, वो बराबर टाइम पर आएगा। एंड वी आर एब्सोल्युटली क्लियर दैट ऑन बोथ नॉर्थ एंड वेस्ट फ्रंटियर, हम जानते हैं पाकिस्तान और चीन दोनों बदमाशी कर सकते हैं, तो हमने 24/7 नजर बनाए हुए हैं। तो ये डिफेंस बजट का कम होना चिंता का कारण बन सकता है। हमारा अगला सवाल नोट करें, Why is the government of India under pressure to rationalize and reduce the defense budget of India? हमारे साथ YouTube पर जरूर जुड़िएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबरशिप लीजिए, मंथली बेसिस पर होती है। बहुत शानदार सेशंस आपको मेंबरशिप में मिलते हैं जो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल हैं। तो चाइना लगातार बांध बनाते जा रहा है। ये जिस कंट्री में नदी बहती है उस कंट्री का ये राइट होता है कि वो उस पर बांध बना ले। अनफॉर्चुनेटली तिब्बत चाइना ने हड़प लिया 1960s में। तिब्बतियों को भाग के भारत में आके शरण लेनी पड़ी, जो पंडित नेहरू ने उस वक्त शरण दी। तिब्बत से निकलने वाली सारी नदियों पे चाइना ने, वो ब्रह्मपुत्र हो, मेकोंग हो, सबके ऊपर बांध बना लिए हैं। दिस इज चाइना इज राइट, बट चाइना मस्ट रिलीज इंफॉर्मेशन टू अदर कंट्रीज ऑन द डायनामिक्स ऑफ दोज। अब जैसे मेकोंग नदी की बात करें जो पूरा कंबोडिया से बहते हुए आगे जाती है समुद्र में, चाइना ने मेकोंग रिवर कमीशन में जुड़ने से मना कर दिया। जो आगे मेकोंग नदी में पानी बराबर नहीं आ रहा है तो मछुआरों की हालत खराब हो गई वगैरह वगैरह, दूसरे लोगों के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बर्बाद हो गए। चाइना इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना is helping Pakistan build many new dams on the Indus, and it has stopped sharing information of water flow on the Brahmaputra, which used to help Indian government manage the flood situation in Arunachal Pradesh and Assam. लेकिन अब चाइना ने वहां कोऑपरेट करना बंद कर दिया। तो ये एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज चाइना अपने फेवर में बड़ा गलत ढंग से ले रहा है। लेकिन अब दुनिया करे तो करे क्या, अब हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। हमारा अगला सवाल नोट करें, What kind of water politics is China playing? दोस्तों ये हैं 10 कोविड ट्रुथ। हालांकि मॉडर्ना कंपनी कह रही है कि जनवरी फरवरी तक शायद पहला वैक्सीन हम दे देंगे,
बहुत अच्छी खबर है। उसके अलावा 2-3 और वैक्सीन कैंडिडेट थोड़ी प्रॉमिस दिखा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी हालत में जनवरी फरवरी 2021 के पहले नहीं आएगा। आज ये स्थिति है, भगवान करे कल सुबह कुछ आ जाए। दोस्तों, क्या एक कोल्ड वॉर 2.0 आ रहा है? इस पर आज रात को मेरा नॉलेज सीरीज रिलीज होगा, देखना मत भूलिएगा। एन अगली फिस्कल डेफिसिट इज अ रियलिटी, गवर्नमेंट शुड मेक इट काउंट का मतलब होता है सरकार के खर्चे बढ़ना तय है, आय कम होना तय है, लेकिन ये होगा, इस साल यही होगा, किसी को शिकायत नहीं है। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो इस तरह से स्टिमुलस के रूप में खर्च हो कि डिमांड बढ़े, जिससे कंपनियों में डेट लेने की क्षमता बढ़े, अदरवाइज कंपनियां डेट ही नहीं लेंगी। आपको बात समझ में आई? तपस्या को लगातार आपका प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम स्टिमुलस पर 1.5 घंटे का लेक्चर जारी करेंगे, मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, ये 500 पेज का पीडीएफ है, इसकी लिंक नीचे कमेंट्स में दी है, यू कैन परचेज इट। बहुत बढ़िया कंपाइलेशन है, लैपटॉप और पीसी पर आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये हमारे एडिटोरियल्स हैं, डेली डाइजेस्ट जो मेल शूट होता है, आप उसमें एनरोल करेंगे, आपको ये सब भी मिलेंगे। और आईएएस एकेडमी के कोर्सेस में आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, अब हम कल आपसे भेंट करेंगे सेशन नंबर 47। कैसा लगा आज का सेशन? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गुड डीड ऑफ द डे बताइए, और अपनी पॉजिटिविटी से दुनिया भर में लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए। YouTube की मेंबरशिप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इट विल बी अ प्लेजर टू हैव यू विद अस मंथ आफ्टर मंथ टू लर्न न्यू थिंग्स। नमस्ते, जय हिंद।